वक्त नूर को बेनूर कर देता है, जख्मों को नासूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, जख्मों को नासूर कर देता है। अरे कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, लेकिन ये कमबख्त वक्त सबको मजबूर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं ऑल इन वन क्लासेस लौरिया। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपदा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सबको इसमें हम क्लियर कराएंगे। आज के वीडियो क्लास 10वीं के लिए और क्लास 12वीं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में हम आपदा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सबको लेके आए हैं। और एक और बात, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानो आपदा के इस चैप्टर के बाद और इस आपदा से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस बन सकते थे आपदा में, इसमें हमने सबको कवर कराने का प्रयास किया है। तो उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इस चैप्टर में क्लास 10वीं और क्लास 12वीं में कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो यदि आप संपूर्ण वीडियो देख लेते हैं तो समझिए आपका 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपदा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपदा कहते किसको है। देखिए, आपदा का मतलब होता है संकट, अर्थात दुनिया में वह सभी घटनाएं जो अचानक आती है, बिना बुलाए आती है। अर्थात यदि कोई भी घटना अचानक आती है और अचानक आने के बाद अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति करके चली जाती है तो उसे आपदा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, आपदा किसे कहेंगे तो वैसी घटना जो हमारे जीवन में अचानक आती है, अचानक आकर अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति करके चली जाती है। ये जान माल क्या होते हैं, तो रुपया, पैसा, इंसान इत्यादि सबकी क्षति करके चली जाती है, तो इसे आपदा कहते हैं। अब कहे आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेरे साथ बोलते रहिए। आपदा किसे कहते हैं, अर्थात वैसा घटना जो अचानक हमारे जीवन में आता है और अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति करके चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। आपदा कितने प्रकार होते हैं, तो आपदा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक मानवकृत आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। इसको आगे समझेंगे। जैसे कि आप समझिएगा, अब इसका उपाय क्या है, आपदा से बचने का उपाय क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, आपदा को रोका नहीं जा सकता, आपदा से बचा जा सकता है। जैसे आपसे कहें कि दिसंबर के महीना में ठंडी पड़ने वाली है, क्या आप इसे रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। हाँ, उसे बचा जा सकता है, उससे बचने के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, स्वेटर खरीद सकते हैं, लेकिन क्या दिसंबर में कोई ठंडी को रोक सकता है, नहीं रोक सकता। ठीक उसी प्रकार आपदा को रोका नहीं जा सकता है, आपदा से बचने के लिए तैयारी की जा सकती है, और इस किए जाने वाले तैयारी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आगे समझेंगे। तो समझिएगा, आपदा किसे कहते हैं, तो अचानक आने वाली घटना जो कि आने के बाद जान माल की क्षति करके चली जाए, उसे आपदा कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। इससे बचने के क्या उपाय है, तो आपदा को रोका नहीं जा सकता है, बल्कि आपदा से बचा जा सकता है, और आपदा से बचने के लिए उससे तैयारी की जा सकती है, उसके पहले और उसके बाद तैयारी की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपदा कितने तरह के होते हैं। तो अभी आपको बताएं कि आपदा मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानवकृत आपदा। देखिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, मानवकृत आपदा किसे कहते हैं, थोड़ा समझिएगा। तो वैसा घटना या वैसा आपदा जो प्राकृतिक स्वयं भेजती है, समय समय पर अपने अस्तित्व के पहचान करने के लिए जो स्वयं भेजती है, जो मानव की गलती के कारण नहीं होता है, प्रकृति के कारण होता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ को कोई मानव नहीं लाता है, प्रकृति के द्वारा लाए जाते हैं। तो वैसे आपदा जो प्रकृति के द्वारा भेजे जाते हैं, वैसे आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। चलिएगा, इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जो प्रकृति के द्वारा आता है, उत्पन्न होता है, उसे कौन सा आपदा कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आगे समझिएगा, जैसे में प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है और मानवकृत में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, उसको समझ लेते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि मानवकृत आपदा किसे कहते हैं। तो वैसा आपदा जो मानव की गलतियों के कारण उत्पन्न होता है, उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद, कोनो लुंगी में लेके बम फोड़ दे, प्राकृतिक भेजा है, नहीं। अर्थात जब मानव के गलतियों के कारण जो आपदा उत्पन्न होता है, उसे कौन सा आपदा कहते हैं, मानवकृत आपदा। लेकिन जो प्रकृति के गलतियों के कारण उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, उसको समझिए। प्राकृतिक आपदा में 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ लेंगे बाढ़ तथा सुखाड़ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद भूकंप, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यही टॉपिक होता है, भूकंप, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्या होता है, भूकंप में कितने तरंग उत्पन्न होती है, भूकंप को मापने वाले यंत्र क्या कहते हैं, इत्यादि सभी क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। उस सुनामी क्या होता है, तो जब जमीन पे कंपन होता है तो भूकंप कहते हैं, लेकिन यही कंपन समुद्र के अंदर किया जाए तो ये सुनामी कहते हैं। जब ये चैप्टर आएगा तो उसको डिटेल में समझेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। उसके बाद भूस्खलन क्या होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद
चक्रवात क्या होता है इसको समझेंगे, फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसको समझेंगे। ये हो गए हमारे प्राकृतिक आपदा। उसके बाद मानवकृत आपदा में और क्या क्या पढ़ना है तो उसको समझिए। मानवकृत आपदा में सबसे पहले पढ़ना है कि आतंकवाद क्या होता है, उसके बाद सांप्रदायिक दंगा क्या होता है, उसके बाद महामारी और भूखमरी क्या होता है, फिर आगजनी क्या होता है। ये सब मानव की गलतियों के कारण उत्पन्न होने वाले आपदा है, इसलिए इसे मानवकृत आपदा के नाम से जाना जाता है। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, खून में मिलाने की गारंटी मेरी है। अरे हम है तो क्या गम है, एक बार आके तो देखो, उसके बाद समझिएगा। अब वही आपसे कहे क्वेश्चन कहेगा आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, तो समझिएगा बाबू। देखिए आपदा को रोका नहीं जा सकता है, आपदा से बचा जा सकता है, और आपदा से बचने के लिए जो तैयारी करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन। याद रखिएगा, आपदा को रोका नहीं जा सकता, आपदा से बचने के लिए तैयारी की जा सकती है, और जो आपदा से बचने के लिए तैयारी होती है उसे ही कहते हैं आपदा प्रबंधन। आगे समझिएगा। तो आपदा क्या, आपदा प्रबंधन क्या है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, समझिएगा। तो आपदा को रोका नहीं जा सकता है, आपदा से बचने के लिए तैयारी की जा सकती है, इसी तैयारी को कहते हैं आपदा प्रबंधन। ठीक है। अब आपदा से बचने के कितने प्रकार की तैयारी हो सकती है, तो आपदा से बचने के लिए दो प्रकार की तैयारी की जा सकती है। कौन कौन समझिएगा, एक आपदा आने से पहले की तैयारी और एक आपदा आने की बाद की तैयारी। जैसे कि आपसे कहे ठंडी आने वाली है दिसंबर में, तो उससे बचने के लिए, उसको रोका नहीं जा सकता, उससे बचने के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो कितने प्रकार की तैयारी कर सकते हैं, दो प्रकार के। स्वेटर, जो स्वेटर खरीदेंगे या जो भी गर्म कपड़े हैं उसको खरीदेंगे तो कितने तरह से खरीद सकते हैं, दो तरह से, या तो ठंडी आने से पहले खरीद लेंगे और नहीं तो ठंडी आने के बाद खरीदेंगे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप पहले खरीदते हो या बाद में खरीदते हो। तो क्वेश्चन कहेगा आपदा से प्रबंधन के लिए कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। कौन कौन से, एक आपदा के पहले की तैयारी और एक आपदा की बाद की तैयारी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से इसको मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं, फटाफट, एकदम खून में मिल जाना चाहिए, कसम खाओ। इसके बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो शुरू करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन, आप मेरे साथ बोले, मेरे साथ एकदम प्रैक्टिस करते चलो। आपदा क्या होता है, तो वह घटना जो अचानक आता है और अचानक आकर क्षण भर में पूरे जान माल की क्षति करके चला जाता है, उसे आपदा कहते हैं। आपदा कितने तरह के होते हैं, तो आपदा दो तरह के होते हैं। पहला जो प्रकृति खुद भेजता है जिसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, दूसरा मानव के गलतियों के कारण जो उत्पन्न होता है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा जो है उसको, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, तो प्राकृतिक आपदा में पढ़ना है 6 टॉपिक। कौन कौन से, सबसे पहले बाढ़ सुखाड़ पढ़ लेंगे, उसके बाद भूकंप पढ़ेंगे, फिर सुनामी पढ़ेंगे, फिर भूस्खलन, तूफान, चक्रवात और ग्लोबल वार्मिंग। इतना जब पढ़ लेंगे तो हमारा प्राकृतिक आपदा खत्म हो जाएगा। मानवकृत आपदा किसे कहेंगे, मानवकृत आपदा में कौन कौन से चीजें पढ़ने हैं, तो आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगा, भूखमरी, महामारी और आगजनी। जब ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप समझिए हमारा पूरा आपदा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है बाढ़ तथा सुखाड़। समझिएगा, बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ को इंग्लिश में फ्लड कहा जाता है। बाढ़, देखिए जब जल स्रोत में अचानक जल की वृद्धि हो जाए, जब किसी जल स्रोत में जैसे नदी, तालाब, झरना इत्यादि, जब उसमें जल के स्तर का अचानक वृद्धि हो जाए जिसके कारण, या फिर जल का जो है जल स्रोत का तटबंध टूट जाए, उसका किनारा जो है वह टूट जाए, दीवार टूट जाए, जिसके कारण जल वहां से निकलकर आसपास के इलाकों में फैल जाता है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति होती है, इसे बाढ़ कहते हैं। समझिएगा, जब जल स्रोत के जल स्तर में वृद्धि हो जाता है जिसके कारण नदी, नाला इत्यादि का तटबंध टूट जाता है, इससे अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति होता है और ये जल आसपास के इलाकों में फैल जाता है, इसे ही बाढ़ कहते हैं। जैसे में समझिएगा, ये मान लीजिए कोई नदी है, इसके आसपास यह एक गांव है, विषमपुरवा गांव, एक कोई गांव है, और यह नदी अगर अचानक यहाँ से नदी का जो है तटबंध टूट जाए, नदी का किनारा टूट जाए, जिसके वजह से ये पानी इस नदी से निकल के इस गांव के इलाकों में फैल जाएगा, जिसके कारण ये पूरा गांव त्राही त्राही हो जाएगा और पूरा गांव में पानी घुस जाएगा। इस घटना को ही क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ये सबसे अधिक बिहार में आता है और बिहार में शोक नदी, बिहार की शोक नदी जो है वो कोसी नदी के कारण सबसे ज्यादा आता है। आगे समझते हैं, तो बाढ़ आने के कारण क्या, आप आई होप आपको बाढ़ समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी नदी का जल स्रोत का, नदी का या किसी जल स्रोत का तटबंध टूट जाता है या फिर जल स्तर में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण नदियों से जल निकलकर आसपास के इलाकों में फैल जाते हैं, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है, वहां के बहुत अधिक मात्रा में जलमान की क्षति होता है, इसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ आने का क्या कारण है, तो समझिएगा, देखिए बाढ़ आने का मुख्यतः 5 कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 5 कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हमने लिख दिया है, जो क्वेश्चन में पूछता है। बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है वर्षा जल की अधिकता। जब कभी भी वर्षा जल अधिक हो जाएगा, अत्यधिक मात्रा में बारिश होगा, तो वहां पे बाढ़ आ
आएगा ही आएगा। उसके बाद समझिएगा, सबसे पहला कारण वर्षा जल की अधिकता। दूसरा, जल स्रोतों के तटबंधों का टूट जाना। जैसे कि कोई नदी है, नदी का किनारा टूट जाएगा, बांध टूट जाएगा, तो जिसके कारण वह पानी निकल के आसपास के इलाकों में फैल जाएगा, ये भी बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद नदियों की समय समय पर सफाई नहीं करना। देखिए, नदियों में जब पानी बहता है तो वह अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेकर चलता है, जिसके कारण वह नदियों का जो गहराई है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और वह उछला होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण नदी में पानी कम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब यह स्तर बड़ा हो जाता है, जब नदी ज्यादा उछली हो जाती है, तो वह जल अत्यधिक ग्रहण नहीं कर पाती है और आसपास के इलाकों में फैला देती है। यह बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए हमें नदियों की समय समय पर सफाई करनी चाहिए और नदियों में अवसाद को जमा होने से रोकना चाहिए, जिससे कि नदियां जब साफ रहेगी तो जल आसानी से प्रवाहित हो पाएगा। ये भी सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद तटबंधों पर वृक्षों की कटाई। नदियों के किनारे वृक्ष लगा देते हैं, जिससे कि भूमि का कटाई बच जाता है और भूस्खलन नहीं हो पाता है। उसको पकड़ के रखते हैं, जल जो वृक्ष है उसको पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण नदियों का तटबंध नहीं टूटता है और बाढ़ नहीं आता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वृक्ष की कटाई के कारण जो नदियों के तटबंध में जितने भी वृक्ष हैं, लोग उसका कटाई करना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण वहां से जब वृक्ष की कटाई हो जाती है तो वहां से भूस्खलन हो जाता है, नदियों का तटबंध टूट जाता है, जिसके कारण जो जल है वो निकल के आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और यह बाढ़ का भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है और ये अभी फिलहाल का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग। एक ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो यहाँ पे आपको बताए थे प्राकृतिक आपदा जो होता है ग्लोबल वार्मिंग, इसका एक अलग ही टॉपिक है, इसको डिटेल में समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में कहते हैं वैश्विक उष्णता, अर्थात विश्व में जितने ज्यादा ये ताप बढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा गर्मी बढ़ रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं, इस यही उसका कारण होता है। तो ये जब चैप्टर आएगा, ये जब टॉपिक आएगा, तो उसमें आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा समझा देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके कारण सबसे ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण ओजोन परत में क्षय हो जा रहा है और ओजोन परत टूट रहा है। अब इसको डिटेल में आगे समझेंगे। उसके बाद समझिएगा, ये हो गया हमारा बाढ़ का आने का मेन कारण। रिवाइज कीजिएगा, सबसे पहले बाढ़ आने का कितने कारण, 5 कारण। पहला, वर्षा जल की अधिकता। दूसरा, वर्षा जल के जल स्रोतों के तटबंधों का टूट जाना। तीसरा, नदियों की सफाई समय समय पर नहीं करना। चौथा, जो नदियों के तटबंध है उस पर लगे वृक्षों की कटाई। और पांचवा, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद समझिएगा, अब ये कारण आ गया तो उसका उपाय समझ लेते हैं। बाढ़ से बचने के कौन कौन से उपाय है, तो बाढ़ से बचने के निम्नलिखित उपाय है। सबसे पहले जो बाढ़ से बचने का उपाय है वो नदियों की सफाई करना। अगर नदियों की हम समय समय पर सफाई करते हैं तो हम बाढ़ से बच सकते हैं, बाढ़ नहीं आएगा। दूसरा, जल स्रोतों के तटबंधों की मरम्मत। जो तटबंध है जल स्रोत के, उसका अगर समय समय पर मरम्मत किया जाए, उसका दीवारों का मरम्मत किया जाए तो वो नहीं टूटेगा। जब नहीं टूटेगा तो बाढ़ नहीं आएगा। आगे समझते हैं। उसके बाद तटबंधों पर लगे वृक्ष को नहीं काटना। जो नदियों का जो तटबंध होता है वहां पे अत्यधिक मात्रा में अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो वहां पे भूस्खलन नहीं होगा, और भूस्खलन नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा, तो हमारा हम लोग बाढ़ से बच सकते हैं, बाढ़ नहीं आएगा। उसके बाद समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। अगर ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा तो ही बाढ़ को रोका जा सकता है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है तो हिमालय में उपस्थित जो हिम है, जो बर्फ है, वो अत्यधिक मात्रा में पिघलता है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में भारी मात्रा में अब जल इकट्ठा होकर पहुंच जाते हैं। तो जो हिमालय के ऊपर जो बर्फ जमा हुआ है वह बर्फ पिघल जाता है और आसपास के इलाकों में फैल जाता है, जिसके कारण आसपास में जो इलाका है वहां पे अत्यधिक मात्रा में जलमान की क्षति होती है और बाढ़ से त्रासित हो जाते हैं। आगे समझिएगा, तो ये इसका उपाय है। इसको कम करने के तरीका आपको बताएं। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है, तो यह एक गैस होता है, इसका नाम है CFC गैस या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है, जो कि AC, कूलर, फ्रिज इत्यादि के उपयोग से सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। जब एक CFC गैस उत्पन्न होगा तो हमारे जो रक्षा कवच है ओजोन परत, इसमें क्षय होगा और ओजोन परत टूट जाने की वजह से वैश्विक उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो हमारे लिए खतरा भी बढ़ेगा, सबसे पहले बाढ़ के संबंधित। तो आगे समझते हैं। और इसका सबसे बड़ा रोकने का उपाय, बाढ़ को रोकने का सबसे बड़ा उपाय और सबसे अच्छा उपाय नदियों पर बांध बना देना। जब नदियों पे बांध बना देते हैं तो उस इलाका को हम बचा सकते हैं जहां पे बाढ़ ज्यादा जाता है, वहां पे हम बांध जब बना देंगे तो वहां पे बाढ़ नहीं जाएगा। उसके अलावा जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाता है कृषि के लिए, वहां पे हम आसानी से भेज सकते हैं। इसके अलावा नदियों पे बांध बनाने से हम बिजली घर बैठा सकते हैं, उसे अपन बिजली बना सकते हैं। इसीलिए नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय
उद्देश्यीय परियोजना भी कहा जाता है। इसको आगे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे समझिए, अब जब बाढ़ का जिक्र होता है, जब भी बाढ़ का जिक्र होता है तो एक नदी का जिक्र कंफर्म होगा, कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, यहां से क्वेश्चन अधिक बार पूछे गए हैं कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी क्या है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी या बिहार का अभिश्राप नदी भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण प्रति वर्ष बिहार को एक बहुत ही बड़ा संकट का सामना करना पड़ता है, जिसका नाम है बाढ़। बाढ़ के कारण, ये कोसी नदी के कारण बिहार में हर दम बाढ़ आते रहता है, हर साल बाढ़ आता है। कोसी नदी कहां से निर्माण होता है? तो कोसी नदी हिमालय से निकलती है और यह गंगा में जाके मिल जाती है। कोसी नदी कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है और कहां जाके मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। यह बिहार के कटिहार जिला में जाके गंगा से मिल जाती है, इसीलिए। और उसके अलावा समझिएगा, कोसी नदी जो है वह 3 देशों से गुजरती है। यह सबसे पहले तिब्बत, नेपाल और भारत। कोसी नदी 3 देशों से गुजरती है, तिब्बत, नेपाल और भारत। कोसी नदी को आखिर हम बिहार का शोक नदी क्यों कहते हैं? ध्यान समझना, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी नदी में प्रति साल इतना ज्यादा बाढ़ आता है बिहार में, जिसकी वजह से बिहार के लोग हमेशा परेशान रहते हैं और बिहार को अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यह घटना एक साल नहीं, प्रति साल की होती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी या बिहार का अभिश्राप नदी भी कहा जाता है। आगे समझिएगा, अब बात करते हैं कि कोसी नदी में सबसे, क्वेश्चन पूछता है कि कोसी नदी में सबसे भयानक बाढ़ कब आया था? तो कोसी नदी में सबसे भयानक बाढ़ 18 अगस्त 2008 को आया था। कोसी नदी में सबसे बड़ा भयानक बाढ़ 18 अगस्त 2008 को आया था। यह नेपाल का एक जगह है जिसका नाम है कुशहा। नेपाल का एक जगह है जिसका नाम है कुशहा। यहाँ पे तटबंध टूट गया था, जो कोसी नदी का जो तटबंध है वह तटबंध टूट गया था, जिसके वजह से नेपाल के 5 जिलों में बहुत ही ज्यादा भयानक बाढ़ आया था और वहां पे हजारों की संख्या में लोग जो है वह बेघर हो गए, हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसे बिहार के शोक नदी कहा गया। और बिहार का शोक नदी उससे पहले ही कहा जाता है, लेकिन यह घटना सबसे ज्यादा दर्दनाक घटना था। उसके बाद समझ लेते हैं कि यह क्यों बाढ़ क्यों आया था? तो उसका तटबंध टूट जाने के कारण आया था। यह तटबंध कहाँ टूटा था? तो नेपाल का एक जगह है जिसका नाम है कुशहा। इसी कुशहा नामक जगह पे तटबंध टूट गया था कोसी नदी का, जिसकी वजह से 2008 में बाढ़ आया। अब समझते हैं बाढ़ के बारे में, कभी बांध के बारे में। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि कोसी नदी पे कौन से बांध बनाया गया है और किसने बनाया है, कब बनाया है, द्वार कितने, इत्यादि पूछ लेता है। तो समझिएगा, कोसी नदी पर 2 देशों ने मिलकर बांध बनाया है, जिसका नाम है नेपाल और भारत। नेपाल और भारत के सीमा पर दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक बांध का निर्माण किया है और यह निर्माण जो है वह 1958 में शुरू हुआ और 1962 में जाके यह निर्माण खत्म हुआ। पूरा 4 साल लगा था इस बांध को बनाने के लिए। ये कहां पे बना है? तो नेपाल और भारत के सीमा पर बना हुआ है। लेकिन इसका निर्माण, इसका जो निरीक्षण है, इसका जो नियंत्रण है वह नेपाल नहीं करता है, भारत करता है। क्वेश्चन कहेगा कि नेपाल और भारत के सीमा पर जो बांध बनाया गया है उस बांध का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत करता है, लेकिन वह कहां पे है? नेपाल में है। उसके बाद समझिएगा कि इसमें कितने गेट है? इसमें 52 गेट है। इसमें 52 द्वार जो है, 52 दरवाजे लगाए गए। क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल और भारत के सीमा पर कोसी नदी पर जो बांध बनाया गया है उसमें कितने दरवाजे हैं? तो 52 दरवाजे हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार मेरे साथ पूरा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे एक साथ में पूरा। सबसे पहले समझिएगा, आपदा किसे कहते हैं? अर्थात वह घटना जो अचानक आता है और अचानक आने के बाद अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति करके चला जाता है, उसे आपदा कहते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मानवकृत आपदा, उसके बाद प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया जाते हैं उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानवकृत आपदा क्या होता है? तो वैसे आपदा जो मानव के गलतियों के कारण उत्पन्न होता है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा में 6 पढ़ना है, मानवकृत आपदा में 4 पढ़ना है। दोनों को पढ़ लेंगे, हमारा आपदा खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहला जो टॉपिक है वो बाढ़। बाढ़ क्या होता है? बाढ़ और सुखाड़ दोनों। तो बाढ़ क्या होता है? तो जब कभी भी जल स्रोतों के स्तर में वृद्धि हो जाएगा, जब कभी जल स्रोतों के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगा या फिर जल स्रोतों के तटबंध टूट जाएंगे, जिसके कारण वहां से जल निकलकर आसपास के इलाकों में फैल जाएगा, तो इस घटना को बाढ़ कहते हैं और इससे अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति होती है। बाढ़ आने का कारण क्या है? तो बाढ़ आने का सबसे बड़ा जो कारण है वह, बाढ़ आने के मुख्य 5 कारण आपको यहाँ पे बताएं। सबसे पहले जो वर्षा जल की अधिकता, दूसरा वर्षा जो जल स्रोत है उसके तटबंधों का टूट जाना, तीसरा नदियों का समय समय पर सफाई नहीं कराना, चौथा जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग, और 5वां
नदियों के तटबंधों पर जो वृक्ष है उसकी लगातार कटाई। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया। अब इसका जो उपाय है वो बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो बचने के आपको निम्नलिखित उपाय हैं बताए हैं। सबसे पहले नदियों की समय समय पर सफाई करा देंगे। उसके बाद जो नदियों का जो तटबंध है उसको हम मरम्मत कराएंगे। उसके बाद जो नदियों का तटबंध है वहां पर वृक्षों की जब लगा देंगे तो वहां पे भू अपरदन अर्थात मृदा अपरदन नहीं होगा, जिसके कारण बाढ़ नहीं आएगा, तटबंध नहीं टूटेगा। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को कम कर देंगे। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का तरीका बताएं, एसी, फ्रिज, कूलर इत्यादि का यूज कम करना, जिससे कि सीएफसी गैस नहीं निकले और हमारा ओजोन परत का क्षय नहीं हो। उसके बाद आपको बताए हैं कि बिहार कोसी नदी को बिहार का शोक नदी क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन कहेगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी क्यों कहा जाता है, तो कहिएगा कि चूंकि कोसी नदी में प्रति साल इतना ज्यादा बाढ़ आता है बिहार में कि बिहार के लोग त्राही कर जाते हैं और बिहार को अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति होना पड़ता है, जिसकी वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी में सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ कब आया था, तो 18 अगस्त 2008 को आया था। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है कुसहा। उस कुसहा नामक जगह पे तटबंध के टूट जाने के कारण 18 अगस्त 2008 में अत्यधिक बहुत ही ज्यादा विशाल बाढ़ आया था, जिसके कारण करीब 450 से भी अधिक लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए और 2000 से भी अधिक लोग बेघर हो गए थे। उसके बाद बांध से क्वेश्चन पूछता है कि बांध जो है कोसी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो कोसी नदी पर जो सबसे पहले बांध बनाया गया है 1958 से 1962 तक यह बांध बनाया गया। 4 सालों में यह बांध जो है जाके कंप्लीट हुआ। ये नेपाल और भारत के द्वारा बांध बनाया गया था और इस बांध पे अभी अधिकार जो है वह भारत का है, इसका नियंत्रण भारत करता है। और यह नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बांध बना दिया गया तो इससे बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। सबसे पहले बाढ़ का नियंत्रण, दूसरा जहां पे पानी नहीं जा रहा था वहां पे आसानी से पानी पहुंचा देना, तीसरा जहां पे बाढ़ जा रहा था वहां से बाढ़ को बचा देना, इत्यादि बहुत सारे फायदे इसके हो गए। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जो कोसी नदी पे बनाया गया जो बांध है उस पर कितने दरवाजे हैं, तो कोई बताइएगा 52 दरवाजे हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आप अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। और चूंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर कराया है। और फिर इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक बनेगा सुखाड़, उसके बाद भूकंप, सुनामी इत्यादि एक एक करके हम लोग चलेंगे। तो आप अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और एक और बात, थोड़ा आप देख रहे हैं तो वीडियो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके और वीडियो की क्वालिटी को हाई कर दीजिए ताकि वो आपको और भी स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।